नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट आज की फाइट में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है बजट में आखिर कितनी राहत। मोदी सरकार में 3.0 का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के अपने भाषण में वित्त मंत्री का फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिलाएं और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान नजर आई। बजट में नई टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गया है। इसके अलावा बजट में युवा, किसान और हेल्थ केयर सेक्टर फोकस में रहा। क्या कुछ इस बजट में खास रहा, इसी को लेकर करेंगे आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, जिसके लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। बजट में कई बड़े ऐलान, मिडिल क्लास को राहत। युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस। नई टैक्स रिजीम में छूट का दायरा बढ़ा। बिहार, आंध्र का विशेष ख्याल। विपक्ष ने उठाए सवाल। पीएम मोदी ने कहा, मिडिल क्लास को ताकत देने वाला है बजट। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। कांग्रेस ने बताया कुर्सी बचाओ बजट। बजट में कितनी राहत। तो आखिरकार बजट में किसको कितनी राहत दी गई है, क्या जनता की उम्मीदों पर देश का बजट खरा उतरा है, लोगों की क्या डिमांड थी वो कितनी पूरी हुई और इस बजट को किस तरीके से बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं, उसे लेकर के आज सबसे बड़ी प्रदेश की चर्चा को लेकर के सबसे बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ हैं प्रताप राव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। नितिन सारस्वत भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही रितुल पटवा हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़ रहे हैं। आलोक वत्स हमारे साथ हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और साथ ही साथ प्रतिष्ठा गुप्ता है हमारे साथ में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रताप जी, आप इसे शुरुआत करेंगे कि आखिरकार इस बजट का सबसे बड़ा बूस्ट आप क्या देख रहे हैं? हेमंत, देखिए, पहला बूस्ट तो ये है कि ये ऐसा बजट है जिसकी कहीं कोई भी बुराई करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो विपक्ष नेता जो लगातार राहुल गांधी जो मोदी को घेरते रहते हैं, उन्होंने भी कहा ये हमारे न्याय पत्र की कॉपी है। तो यानी कि उन्होंने माना कि उनके न्याय पत्र में जिस तरह की वो सोच रखते हैं उसको सबको शामिल किया है। यानी कि सभी ओर से, सभी तरफ से इसकी प्रशंसा की जा रही है। देखिए, बजट में क्या है, बजट में जो मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो चुनाव के पहले कहा था कि गरीब, महिला, युवा, ये उनकी, और बुजुर्ग, ये उनकी, जो किसान, ये उनकी मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इसी पर फोकस करते हुए पूरा बजट है। देखिए, किसानों के लिए मैं एक, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं जो 9 प्रमुख बिंदुओं में शामिल हैं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। देखिए, प्राकृतिक खेती से क्या होगा, प्राकृतिक खेती से निश्चित तौर पे इसका लाभ पूरा का पूरा पंजाब, हरियाणा और उन क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा जहां भारी मात्रा में जो पेस्टिसाइड का उपयोग हुआ है और वहां किसानों की स्थिति खराब हो रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएंगे जिससे किसानों की दशा और सुधरे। सब्जी के मामले में और दूसरे मामले में बहुत सारी किसानों के लिए की है। इसी तरह से रोजगार को लेकर जिस तरह का उन्होंने अप्रेंटिसशिप जो लागू की है, उसे कम से कम एक स्किल्ड जो मैन पावर है वो डेवलप होगी, साथ में उसको पैसा मिलेगा। एक लेवल पर हमारी जो यूथ है वो आने लगेगा और वो एम्प्लॉयबल हो जाएगा। क्योंकि अभी माना गया कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनमें 58 से 59% एम्प्लॉयबल भी नहीं है। तो उनको एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा, स्किल्ड बनाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा, जिससे बेरोजगारी के मसले को निपटा जा सके। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ की जो योजना
घोषित की है। इसमें महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े? देखिए, आधी आबादी है लेकिन उसकी आर्थिक मामलों में महिलाओं की जो सहभागिता है वो कम है, और ये देश जब तब तक इकोनॉमी को तेजी से आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक कि उनकी पूरी की पूरी आबादी इस मामले में शामिल नहीं हो। तो इसलिए महिलाओं को शामिल करने के लिए जिस तरह से 3 लाख करोड़ की जो योजना घोषित की है वो एक बहुत बड़ा बूस्टअप करने वाली है, निश्चित तौर पे बहुत तेजी से आगे ले जाना चाहिए। और गरीबों से रिलेटेड योजनाएं जितनी भी हैं सरकार ने उन्हें चालू और मजबूत किया है। आपने बता दिया कि मुख्य की पॉइंट्स इस बजट को लेकर के क्या और कैसे इसे समझा जाए, लेकिन नितिन सारस्वत, कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि ये कुर्सी बचाओ बजट है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बजट में सबसे बड़ी जो योजना प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं वो प्रधानमंत्री कुर्सी बचाओ योजना है जी। और उस प्रधानमंत्री कुर्सी बचाओ योजना के तहत ये बजट को देश का बजट ना होके अपने जो जिन दो इंजनों के भरोसे जो भाजपा की खाली डब्बे जो आगे बढ़ रहे हैं उन 2 इंजनों को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दोनों इंजन कभी भी छोड़ के भाग सकते हैं और यहां भाजपा के खाली डब्बे पीछे रह जाने हैं। तो सबसे पहले उसका इंतजाम करने की कोशिश की है कि ये कहीं इंजन भाग ना जाए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने चाहे उन 2 इंजनों को कुछ भी देने की कोशिश की हो, जब राजस्थान की जनता ने मोदी की गारंटी पे यहां स्टेट में सरकार बनाई, जब मोदी की गारंटी में सेंटर में आपकी सरकार बनाई, 2 बार बनाई, तीसरी बार अब बनाई, आपको 2 बार यहां स्टेट में गवर्नमेंट दी, राजस्थान की जनता ने ऐसा आपके साथ 10 सीटें आपने, क्योंकि आपने उनके साथ धोखा विश्वासघात किया, आपकी 10-11 सीटें क्या छीन ली, आपने राजस्थान की जनता को बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आपने राजस्थान की जनता को कुछ समझा ही नहीं, राजस्थान की जनता को कुछ दिया ही नहीं इस बजट से। दूसरा, ये कहना चाह रहे थे कि स्किल्ड लेबर फोर्स को दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें पहले तो जो स्किल्ड है 9.2% जो बेरोजगारी दर हमारी 9.2 है, जो सीएमआई का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है। तो पहले तो आप उन बेरोजगारों का क्या करेंगे, वो आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। फिर आप हर कंपनी में 4,000 लोगों को 20,000 लोगों को इंटर्न रखेंगे। आप सोचिए कि कितनी 500 कंपनी देश की ऐसी है जो 20,000 इंटर्न को रख सकती है, और आप 5,000 रुपए देंगे। आप 5,000 रुपए में क्या होगा, और उसके बाद में उन इंटर्न का क्या करेंगे, उसकी भी कोई नहीं है। मतलब आप एक कॉर्पोरेट अग्निवीर तैयार कर रहे हैं, जो भी उसके पास आपका कोई रोड मैप नहीं है। तीसरी बात, आप लगातार हेल्थ, एजुकेशन और डिफेंस के अंदर आप लगातार बजट कम करते जा रहे हैं। आप 10 साल से टैक्स स्लैब को चेंज नहीं कर रहे। आप ऊंट के मुंह में जीरे के समान आपने टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया। और दूसरी जगह वही जनता जहां शेयर मार्केट में कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, बॉन्ड पे, बाईबैक में उससे ज्यादा पैसा उसने लूट लिया। और एक लास्ट बात और आप जो किसान की बात करते हैं, आप प्राकृतिक खेती करेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। अरे आप ये बताइए कि वो किसान तो उत्पादन अपने आप बढ़ा लेता है अगर उसको फसल के दाम मिले। अरे दाम क्यों घट रहे हैं, क्योंकि उसको दाम नहीं मिल रहे। और दाम मिलने के लिए आपने क्या किया उसके लिए, आप मुझे ये बताइए ना। किसान तो हमारा पहले से ही समझ, आ जाऊंगा मैं वापस से। रितिन पटवा, पहले ही इतना मेहनती है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर बताइए, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों की बातें सुनी, अर्थशास्त्री के तौर पर आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? As far as this budget is concerned, इस बजट को काफी एक रेशनलाइज बजट कह सकते हैं हम लोग। इस बजट के अंदर सरकार ने जो पुरानी डिस्क्रिपेंसीज थी, तो मेनली हम टैक्सेशन के इश्यूज के ऊपर आते हैं। तो जैसे मान लो पहले जो शेयर्स में काम करते थे उनके ऊपर कम टैक्स लगता था, और जो दूसरे तरीके से कैपिटल गेन अर्न करने थे उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगता था। इस समय सरकार ने इस बजट के अंदर उसको रेशनलाइज कर दिया है, शेयर्स के ऊपर मार्जिनल टैक्स बढ़ा दिया है, और जो दूसरे कैपिटल गेन्स थे उनको उनके बरोबर कर दिया है। तो आज की डेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है शेयर्स के ऊपर, वो 10% था, उसको 12.5% कर दिया गया है। अगर आपने प्रॉपर्टी बेची थी तो उसके ऊपर पहले 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था, जिसको कम करके 12.5% कर दिया है। तो अब दोनों को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया गया है। इसी प्रकार से सरकार ने काफी जगहों के ऊपर, हर जगह बजट के अंदर यह कोशिश की है कि चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाए, चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए। जो व्यापारी है, व्यापारी के ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है उस बर्डन को थोड़ा कम किया जाए। जिस तरीके से कंप्लायंस के बर्डन थे, जिस तरीके से उनके ऊपर दूसरी तकलीफें आ रही थी, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए नई विवाद से विश्वास की स्कीम लेके आए हैं। काफी रेशनलाइज करने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट है, और ये बजट लॉन्ग रन में भारत के हित में रहेगा। और ऐसा लगता है कि शायद ये एक प्रोग्रेसिव बजट है।
प्रोग्रेसिव बजट है। आलोक वत्स जी, आप कैसे देख पा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ओपनिंग टिप्पणी? देखिए, ये एक पॉपुलिस्ट बजट नहीं होके ये एक प्रैक्टिकल बजट है। इसमें महिलाओं को, युवाओं को, गरीब लोगों को, किसानों को कहीं न कहीं राहत देने का काम किया गया है। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था उसको भी 50 से बढ़ाकर 75,000 तक ले गया है जी। और जो टैक्स स्लैब है उसको भी विभिन्न खंडों में बांट दिया है, जिससे कि विभिन्न वर्गों को राहत होगी। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें भी राहत देने का काम किया है। मुद्रा लोन के तहत 3% गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है और उसको बढ़ा भी दिया है, जिससे बहुत लोगों को स्वतः रोजगार करने की काफी प्रेरणा मिलेगी। एमएसएमई पर भी विशेष जोर है। तो इन चीजों से मिला जुला के समाज में, और जो 1 करोड़ लोगों को इन्होंने पेड कर देकर उनको जो प्रैक्टिकल करने का काम किया है। देखिए, कभी भी कोई आदमी अगर किसी को हायर करता है तो सबसे पहले जानना चाहता है तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, और जब उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है तो आधे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब कोई आदमी एक पढ़ के आएगा, कहीं से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेके आएगा, तो उसकी उपलब्धता लोग ज्यादा ढूंढेंगे। तो इस तरीके से रोजगार भी पैदा होंगे और काफी राहत समाज के हर वर्ग को मिलने का है। जो फल की मंडियां लगने जा रही हैं 4 जगहों पर बड़े पैमाने पर, उससे भी जो उत्पादक हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो इन चीजों, और जीडीपी लगातार आगे भाग रहा है, तो ये सब दिखाता है। देखिए, 2 चीजें ध्यान में रखना होगा। एक तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, उसके तहत भी जो कार्रवाई है वो करनी है, और यहाँ के लोगों को भी प्रेजेंट में राहत देना है। तो मिला जुला के ये बहुत प्रैक्टिकल बजट है। इससे आने वाले समय में समाज के हर लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और एक बैलेंस रूप में चलेगा। और जहां तक रही बात आंध्र को और बिहार को कुछ स्पेशल देने की, उस पे आ जाएंगे। एक बार सबके टिप्पणी हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है। जयप्रकाश जी, आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? बिल्कुल संक्षेप में बताइए जी, ओपनिंग रिमार्क्स। नमस्कार जी, मेरा नाम जयप्रकाश है जी। मैं सभी की बातें सुन रहा था, पर मुझको लगता है कि जो बजट है ना, शायद खोदा पहाड़ और निकली चुईया वो वाला हिसाब है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस बजट के अंदर एक बिंदु पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो इन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए जो इन्होंने 5,000 रुपए जो प्रति महीने के हिसाब से जो युवाओं को जो देने जा रहे हैं, मुझे लगता है वो शायद कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र था उसमें से निकाल के, क्योंकि इनके पास शायद कुछ नया तो कुछ है नहीं, पुरानी सारी नीतियों को ये वापस दोहराने का काम कर रहे हैं। जबकि राहुल जी ने कहा था कि 8,500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से हम युवाओं को देंगे, और इन्होंने उस चीज को निकाल के 5,000 रुपए इन्होंने युवाओं को देने के लिए कहा। मगर मैं आपकी एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैं इससे पहले भी बजट पे भी देख रहा था, और इससे पहले योजनाओं पे भी ध्यान देख रहा था। शायद इन्होंने एक योजना बताई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय बालिका दिवस एक कार्यक्रम था जो कांग्रेस पार्टी ने लेकर आए थे। इन्होंने उसका नाम चेंज करा, और उसके बाद कौशल भारत जो था इनका, कांग्रेस का था राष्ट्रीय कौशल, ऐसे तमाम जो थे वो कांग्रेस पार्टी की योजनाओं से निकाल, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए जी जी। ये अपने कांग्रेस पार्टी की योजनाओं से निकाल के ये खुद उसका श्रेय लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार के पास ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको ये बता सके, क्योंकि ये सरकार बैसाखी की सरकार है। और बैसाखी की सरकार में माफ कीजिए, मैं जो आंध्र प्रदेश और जो बिहार को जो इन्होंने जो स्पेशल जो अमाउंट जो दिया है, मुझे लगता है 1,000 करोड़ और 15,000 हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है हिमाचल में भी देना चाहिए, जहां पर इस वक्त जो आपदा आ रही है ना, कई जगह पर है, दिल्ली में भी देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सरकार शायद बैसाखी को बचाने के लिए ऐसा कार्य कर रही है। ठीक है, और जी हाँ जी बताइए। लेकिन आम जनता के लिए आखिरकार क्या है? मैं चाहता था कि उस पर एक बार आ जाऊंगा सर। मुझे एक मिनट और दीजिए। देखिए, महंगाई के लिए इन्होंने कुछ ऐसा, महंगाई का जो ये बता रहे हैं, आज बताइए घर की सब्जियों के रेट, चाहे दालों के रेट हैं, चाहे तमाम चीजें, कुछ भी नहीं है। जबकि कच्चे तेल जो आज के समय $85 प्रति बैरल है, मगर $100 तेल है।
पेट्रोल और 90 रुपए डीजल है। और जबकि उस वक्त कांग्रेस के कार्यकाल के समय $111 प्रति बैरल था, उस वक्त 60 रुपए तेल था और 52 रुपए डीजल था। तो तमाम ऐसी चीजें जो कि ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। और स्कीम योजना आ जाएंगे सर, देखिए पुरानी योजना पेंशन भी इन्होंने नहीं लागू करी। ठीक है सर, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। प्रतिष्ठा गुप्ता हमारे साथ हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं। और प्रतिष्ठा जी, राजनीतिक चश्मे से अगर इस बजट को देखते हैं तो बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक चश्मे से आप कैसे देख पा रही हैं? सर आर्थिक नजरिए से अगर देखा जाए तो बैलेंस्ड बजट है सभी के लिए। अगर आप इसे शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो आपको इसमें कमियां ही दिखेगी, बट अगर आप ग्रोथ स्टोरी की बात करेंगे और बढ़ते देश की अगर बात करेंगे तो जो इनकम टैक्स में रिजीम्स जितने भी आए हैं, इनकम टैक्स के अलावा बजट में जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात की है, जो फोकस एरियाज हैं, प्रायोरिटी 9 एरियाज हैं, उन सब की अगर बात की जाए तो इट इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट स्टोरी, क्रिएटिंग अ डेवलपमेंट स्टोरी। बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बजट आया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट आया हुआ है। देन थोड़ा सा हमारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स नाखुश हैं कि कैपिटल गेन का टैक्स बढ़ा दिया गया, बट उसी के साथ साथ जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसे भी एक्सीड कर दिया गया। तो ये बैलेंस्ड है। तो जैसे रिजीम चेंज करके 17,500 की अगर मैं नेट बेनिफिट की बात करूं तो उसी का बैलेंस उन्होंने कैपिटल गेन जो बढ़ा दिया वो वहां से सेट ऑफ हो जाएगा। सरकार ये चाहती है, बिकॉज पिछले पुराने सालों से हम देखें, अभी भी ये जो 31 जुलाई है आईटीआर की लास्ट डेट चली रही है, तो हम रिटर्न्स फाइल कर ही रहे हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि जो बात हो रही थी कि पिछले कुछ सालों में जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स बढ़े हैं, और इसी के साथ साथ हम जब रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि 5 में से हर तीसरा व्यक्ति जो है वो शेयर मार्केट में डील कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, ये सारा एरिया जो मार्केट फोकस्ड एरिया है उसमें एक्टिविटी बढ़ी हुई है। और गवर्नमेंट का अब यहां से अंदेशा ये है कि अगर मार्केट रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ रही है तो गवर्नमेंट अब हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो चाहती है कि वहां से भी थोड़ी सी रेवेन्यू उन्हें भी जनरेट हो जाए। बिकॉज एटीसी और ओल्ड रिजीम को सरकार खुद ही चाहती है कि अब आप जो पुराने डिडक्शंस लेते थे, फिर पेपर सबमिट करते थे, तो वो अपना प्रोडक्टिव टाइम और एफर्ट्स जो है पेपर चेकिंग में नहीं निकालना चाहती। वो खुद ही फोकस कर रही है, बोल रही है आप न्यू रिजीम ऑप्ट करिए, न्यू रिजीम को और बेटर बना रही है। उनको ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आप डिडक्शंस, अलाउंस 10, 15, 20 हजार की छूट ना दिखा के आप तो कुछ छूट मत लीजिए, आप न्यू रिजीम ऑप्ट करिए। सो वो चाहते हैं कि जो प्रोडक्टिव उनका टाइम और एफर्ट्स है वो क्वालिटेटिव एरियाज में ज्यादा जाए, ज्यादा वहां से प्रोडक्टिव आवर्स वो निकाल सके। तो इसीलिए न्यू रिजीम के ऊपर जो रुझान है वो ज्यादा बढ़ रहा है। इस बार न्यू रिजीम में जो टैक्स स्लैब है उसमें चेंजेस हुए हैं। जो स्लैब अच्छा है, तो अगर आपकी 10 लाख तक की भी इनकम में कोई फॉल कर रहा है तो उनके लिए बेनिफिट बहुत अच्छा है। 15 लाख तक की या 15 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 17,500 का नेट बेनिफिट होगा। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 था उसे 75,000 किया गया है और 2 स्लैब्स में चेंज किया गया है। पहले एक स्लैब था आपका 3 से 6, उसे अब 3 से 7 कर दिया गया, और दूसरा स्लैब जो था 6 से 9 उसे अब 7 से 10 कर दिया गया। तो इस स्लैब के कारण 10,000 का नेट फायदा और हुआ है। सो बैलेंस्ड अपना बजट है, लॉन्ग टर्म बजट है। मैं तो ये बोलूंगी कि बढ़त का बजट है। लॉन्ग टर्म में इसको इम्पैक्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, लिटिगेशंस कम करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का लिटिगेशंस में फॉल नहीं करना चाहते, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि आप रिजीम ऑप्ट करिए और उसमें टैक्स पे करें। लेकिन आम आदमी के फायदे की बात हो रही थी। अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्होंने सवाल उठाया, कहा कि कॉर्पोरेट अग्निवीर तैयार कर रही है सरकार, हेल्थ सेक्टर में कटौती है, रक्षा बजट, एजुकेशन बजट को लेकर के भी आप थोड़ा सा क्लेरिफाई कर पाएंगे कि किसको फायदा मिला है? सर देखिए, डायरेक्ट फायदे की अगर आप बात करेंगे तो अब ये वाला बजट, अगर जैसे सर ने, हमारे आलोक सर ने बोला था कि बहुत प्रैक्टिकल बजट है। पहले जो स्कीम्स दी जाती थी फ्री में गुडीज बांटने वाली, इस बजट में आपको फ्री गुडीज कुछ नहीं मिलेगा। अब इस बजट को अगर आप देखिए, जो पुरानी योजनाएं चल रही है उनको सुचारू किया गया है जी। जो ऑब्जेक्टिव, जैसे फोकस की बात की जाए, इस बजट से जो इन्हें फोकस रखा है, इन्हें बोला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का फोकस है इनका, एमएसएमई दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद मैन्युफैक्चरिंग, आपके मैन्युफैक्चरिंग स्किल के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। हमें पता है कि सबसे ज्यादा युवा आबादी अगर है तो वो हमारे देश में है, तो हमारे देश के युवाओं की स्किल डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहते हैं। जितना स्किल डेवलपमेंट होगा
उतनी तरीके से इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी में बेनिफिट होने वाला है। तो इसमें नो डाउट आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते मुझे कितना बेनिफिट, आपको अकेले को कितना बेनिफिट। लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको वे करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जरूर जो हमारा देश है वो एक ग्रोथ स्टोरी जरूर लिख रहा है। इस बजट से टैक्स पेयर्स को क्या उनकी उम्मीदें पूरी हुई है? मैं उस पर वापिस आऊंगा। अर्थशास्त्री भी हमारे साथ हैं, रितुल पटवा साहब, एक टिप्पणी आपकी इस पर मैं चाहता हूं कि टैक्स पेयर्स को लेकर के क्या उनकी उम्मीदें पूरी हो पाई है? देखिए, टैक्स पेयर्स की हमेशा डिमांड होती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, पर प्राइमरी बेनिफिट जो इस बजट में मिला है वो सैलरीड क्लास को मिला है। डेफिनेटली सैलरीड क्लास को इसके अंदर कुछ एडिशनल बेनिफिट मिला है। जहां तक व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के लिए सिंप्लीफिकेशन हुआ है इस प्रोसेसेस का, पर बहुत ज्यादा बेनिफिट व्यापारी वर्ग को अलग से नहीं दिया गया है। हाँ, जो लिटिगेशंस थे उनके अंदर जरूर काफी बेनिफिट दिए गए हैं, लिटिगेशंस को कम करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा जो मेजर बेनिफिट है वो बेनिफिट दिया गया है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। पूरे प्रोसेस को इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि उसके बाद लगता है कि आप चीजों को कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को खुद असेस करिए। सरकार आपको ऑलरेडी अपना AS TIS वगैरह भर के देगी, आप अपनी रिटर्न खुद भर सकते हैं, आपको प्रोफेशनल्स की भी अब ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बट जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट से बहुत लाभ होने वाला है। सरकार ने एक बहुत ही क्लासिक चीज की है इस बजट के अंदर कि इसने गोल्ड और सिल्वर, एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बहुत काफी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर का जो स्मगलिंग हो रही थी वो अभी शुरू हो गई थी। सरकार ने इस बजट के अंदर उस गोल्ड और सिल्वर की जो ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार के बहुत छोटे छोटे एक्शंस लिए हैं, पर उन एक्शंस का ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। और इस समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये आम आदमी को लाभ देगा बजट। लेकिन अभी जो सारस्वत सवाल उठा रहे थे कि भाई आपने सोना तो सस्ता कर दिया, चांदी सस्ती कर दी, लेकिन खाने पीने की आम लोगों की जरूरत की चीजों का क्या, जिनको लेकर के प्याज टमाटर दालें, उनका क्या? उसके लिए एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस सरकार ने इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर काफी चीजें कही गई है। और मेरे ख्याल से जब बजट के फाइन प्रिंट्स को आप देखेंगे तो सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी काफी चीजें इसके अंदर डाली है। जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार उसका इंपैक्ट आने लगेगा। मान लो इट विल टेक सम टाइम, 6 months to 1 year and 1.5 years, बट वंस दैट इंपैक्ट स्टार्ट्स तो मेरे ख्याल से एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर भी रेटें रेशनलाइज होंगी और बजट का इंपैक्ट उनके ऊपर आएगा और रेटें वहां पे भी कम होनी चाहिए। जब एक जगह रेटें कम होना शुरू होती है ना, तो इकोनॉमी को मतलब है ना स्नोबॉल इफेक्ट मिलता है। इट इज लाइक कि हम आप कह रहे हैं सीधे सीधे शब्दों में अगर हम इसे समझे एक आम आदमी के तौर पर कि इस बजट से इकोनॉमी को भी बूस्टअप मिलेगा और जो MSME उद्योग है उन पर भी फोकस है, आम आदमी की जरूरतों को भी बढ़ाने के पर भी फोकस है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने। आलोक वत्स साहब, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार आम आदमी को क्या मिला है। पुरानी नीतियां दोहराने की कोशिश हुई है, लेकिन अगर हम पहले के बजट की बात करें, गंगा सफाई को लेकर के बात करें, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात करें, हेल्थ स्ट्रक्चर को लेकर के बात करें, उस पर कोई बहुत ज्यादा घोषणाएं दिखती नहीं है। देखिए, वो सब 1 घंटे 23 मिनट के अंदर सारी चीजें नहीं व्यक्तव्य की जा सकती थी। जी, जो पुराने स्कीम्स हैं वो कोई बंद थोड़ी हो गए हैं। और जैसे कि अभी बिहार और आंध्र के बारे में स्पेशल मेंशन किया गया, इसका मतलब थोड़ी है कि दूसरे राज्यों को कुछ नहीं मिलने वाला है। जितनी भी सेंट्रल की स्कीमें हैं वो सब यथावत लागू रहेंगी सारे जगहों पर। तो ये कैसे मान लिया जाए कि नहीं है? जो रेलवे का है जो चल रहा है, जो हेल्थ सेंटर में है वो चल रहा है, ये सारी चीजें यथावत चलती रहेंगी। लेकिन कुछ जो हाईलाइटिंग चीजें थी उसको मेंशन किया गया है। और थोड़ी मजबूरी तो जरूर थी बिहार और आंध्रा को कुछ स्पेशल देने का, वो किया है सरकार ने। वो कोई भी रहता तो करता, भाई आप रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे, तो अपने को बचाने के लिए भी थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं कर दिया है आउट ऑफ द बजट कि जिससे कि कोई इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला हो और लॉपसाइडेड हो जाए कि एक तरफ बिल्कुल नीचे आ गया, एक तरफ बिल्कुल ऊपर चला गया। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये आ रहा था, बार बार मैं ये इसको उठाऊंगा अभी आगे कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, मिडिल क्लास की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, उस हिसाब से अगर ये राहत देखें तो बहुत मामूली ऊंट के मुंह में जीरा नजर आती है। नितिन सारस्वत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? आप जल्दी से आइए, मैं आऊंगा सर आप वापस। जी देखिए हेमंत जी, मैं क्या है कि जब मोदी सरकार का पहला बजट आ रहा था तभी से जो बुद्धिजीवी, एक तो बुद्धिजीवी वर्ग है और एक श्रमजीवी वर्ग है। बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा ये आके बात कि ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत आज 10
10 साल हो गए, अब 11वां साल चल रहा है, अब लॉन्ग टर्म। और इन लॉन्ग टर्म का क्या असर हुआ कि किसान की आय 32 से 27 रुपए रह गई, 1 लाख किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी 9.2% पहुंच गई है। आज तमाम चीजों के अंदर महंगाई किस तरीके से पूरे रिकॉर्ड तोड़ गए हो रही है और किस तरीके से गरीब गरीब होता जा रहा है। ये वैसा विजन दिखा रहे हैं कि गरीब कोई खत्म कर दो, गरीबी खत्म मत करो। इन 10 सालों में औसत जो महंगाई की दर है वो यूपीए सरकार से 1% की बढ़ोतरी हुई है। सबको बहुत टाइम दिया है जी, मैं एक आंकड़े बता दूंगा जी। आप अगर 80 हेमंत जी, आप अगर 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो अनाज आज भी 11 साल बाद दे रहे हैं, इसका मतलब तो आप सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे। अगर आप केवल उससे अपनी शाबाशी लूट रहे हैं, शांति से प्रताप जी, एक घंटे करेंगे उस गरीब को केवल कांग्रेस रेजिम में 2004 से 2014 तक। एक बार प्रताप जी सीधा सवाल है, प्रताप जी सीधा सवाल है, राजस्थान को क्या मिला? बिहार आंध्र प्रदेश को बड़ा ऐलान किया गया, लेकिन वो सबसे पहला सवाल तो ये उठा रहे थे कि राजस्थान ने क्या गलती कर दी। बहुत सारी बातें करके हेमंत जी पहले इनको चुप कराओ। एक मिनट सारस्वत जी वापस आ जाऊंगा। प्रताप जी सीधा सवाल, उसके बाद एक ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद वापस से लगातार रखेंगे। हेमंत अभी आलोक जी ने बताया कि किस तरह से जो बजट होता है वो पूरे देश का बजट है, और निश्चित तौर पे वहां आंध्र और बिहार की अगर घोषणा हुई है तो मैं इसलिए और क्लियर करना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के भी नाम लिया गया, सिक्किम का भी नाम लिया गया जहां विशेष सहायता की जाएगी, लेकिन वो इसलिए जिक्र हुआ क्योंकि वहां विशेष। लेकिन राजस्थान के जो बजट अभी जो आया है राजस्थान सरकार का, उसमें ही बहुत क्लियर है कि कितने यहाँ। प्रताप जी, राजस्थान के लोग तो आपसे पूछेंगे कि भाई हमने पिछली बार, उससे पिछली बार भी लगातार पूरी की पूरी सीटें जिता करके बीजेपी को दी थी, इस बार हालांकि वो नहीं हो पाया 25 वाला आंकड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार बनी, तो राजस्थान को खास क्या मिला? जैसे बिहार का आंकड़ा जो जिक्र करते हैं 59,000 करोड़ का, आंध्र प्रदेश का 15,000 करोड़ का, उसके कहने लायक हमारे पास कुछ है क्या? मैं वही बता रहा हूं, नेशनल हाईवेज में भारी इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ये ऑलरेडी राजस्थान के बजट में शामिल हो चुका है क्योंकि केंद्रीय सहायता से ही होने वाला है। दूसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के, और इतने ऐसे नेशनल हाईवेज की घोषणा हुई है, लाल सोट से लेके पचपदरा तक। टोंक तक रेल की मांग कितनी पुरानी थी, वो पटरियों का क्या हुआ? वो बिछ गई नहीं बिछ गई, कब तक जाएगी वहां तक रेल? और बहुत सारी समस्याएं पानी को लेकर के भी। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज के बजट को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा आप देख रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। प्रताप जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मेरा सवाल यह था कि सीधे तौर पर कि फ्लैग बियरिंग जो स्कीम पहले जिस तरीके से दिखाई देती थी ना, गंगा सफाई अभियान, स्मार्ट सिटी योजना, वो शब्द इस बार बजट में सुनाई नहीं दिए। हेमंत, पहले तो मैं राजस्थान के बारे में जी, क्योंकि पहला प्रश्न राजस्थान का ही था जी, और मौका ही नहीं दिया तुमने कि मैं बिल्कुल आप बताइए। देखिए, पहली बात तो अभी जो और डिटेल बजट की देख रहे हैं, लेकिन जो अभी मोटा मोटा जो पता लगा है, एक तो जोधपुर मारवाड़ पाली में बड़े इंडस्ट्रियल जोन की घोषणा हुई है, वहां लाखों लोगों को अब रोजगार मिलने की संभावना है, वहां जमीन तक एक्वायर हो चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जैम एंड ज्वेलरी का सेंटर है जयपुर, और जो कस्टम ड्यूटी है सोने चांदी के आयात पर, वो 15 से घटा के 6 कर दी है। लगभग 5,000 करोड़ का सालाना यहां इंपोर्ट होता है जयपुर में सोना चांदी। देखिए कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इससे क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जयपुर की जो जैम एंड ज्वेलरी है कंपीट करेगी मार्केट में, और जो कंपीट नहीं कर पाती थी, इससे यहां व्यापार बढ़ेगा। इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ये बड़ी बात है। तीसरी बात है कि जो सेंट्रल टैक्सेस में जो राजस्थान का हिस्सा है वो बड़ा बढ़ने वाला है। इस बार 73,000 करोड़ रुपए सेंटर से राजस्थान को मिलने वाले हैं, जो कि उसकी विकास योजनाओं के लिए, उसको आगे अपने खर्चे मीट आउट करने के लिए एक बहुत बड़ी सहायता राजस्थान को होगी। चौथी बड़ी बात कि दलहन और तिलहन मिशन की घोषणा की है। राजस्थान दलहन में दूसरा नंबर और तिलहन में तीसरा नंबर है देश में, तो उसका सारा का सारा फायदा जो है
वो राजस्थान के किसानों को होने वाला है। देखिए ये 4 तो मेरे को अभी सीधी सीधी लगती है, लेकिन रोजगार को लेकर और बाकी मसलों को लेकर जो अन्य घोषणाएं हुई हैं उसका सीधा लाभ राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान की महिलाओं को, राजस्थान के किसानों को मिलने वाला है। क्योंकि बजट एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जैसे अभी चर्चा में भी आया, इसको अभी और अध्ययन करने की जरूरत है। बजट के 1.25 घंटे के भाषण में जो मेन पॉइंट्स अभी सामने आए हैं, लेकिन जब हम उनके डिटेल में जाएंगे, देखिए रेलवे की घोषणाएं पहले हो चुकी हैं, तो रेलवे की घोषणाओं में कोई दिक्कत नहीं, कोई आगे भी जारी रहेंगी। जो इंफ्रा की जो बाकी घोषणाएं वो भी आगे जा रही हैं, कहीं सरकार ने मना नहीं किया है, तो राजस्थान को उसका लाभ मिलेगा ही। राजस्थान में ऑलरेडी ERCP जैसी जो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई, जो एक जीवनदायी मानी जा रही है, के भाव कम हो गए, तो जो आपके घोषणा पत्रों में थी। ERCP तो ऑलरेडी सरकार कर चुकी है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो गई, सरकार इसे केंद्रीय जी राष्ट्रीय परियोजना। देखिए बजट में अभी डिटेल में पता लगेगा, क्योंकि जब राजस्थान के विषय में डिटेल में सब सारी बातें आएंगी तब उसमें देखेंगे। लेकिन ERCP को सेंटर ने अपनी परियोजनाएं सहायता वाली परियोजना मान लिया है, तो इसलिए सेंटर से ERCP के लिए धन मिलने वाला है। ये दोनों राज्यों के बीच में धन बरसा है ना 59,000 करोड़ का बिहार पर, देखिए, और उसको लेकर के राजस्थान के लोग सोच रहे हैं, और ये सवाल कांग्रेस देखिए उठा रहे हैं, ऐसा है प्रदेश पर बरसा है, हेमंत, बिहार भी हमारा है, बिहार भी हमारा है, आंध्र भी हमारा है, कर्नाटक भी हमारा है, महाराष्ट्र भी हमारा है। देश हमारा है। इस तरह से बांट कर देश को नहीं देखते। देखिए देश को हम बांट के नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि देश का सर्वांगीण विकास सर्वोदय होना चाहिए, सबका उदय होना चाहिए। बिहार पीछे रह जाए, सिक्किम उखड़ जाए या पश्चिम बंगाल में दिक्कत आ जाए, हम नहीं चाहते। इसलिए विपक्ष के भी जहां सरकारें हैं, जहां विपक्ष की भी सरकारें हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि अभी बजट में इतनी घोषणाएं हुई है, इतना पैसा दिया गया, चाहे वो राजस्थान के लोगों को रोजगार बढ़ेंगे, अगर देश में रोजगार बढ़ते हैं तो प्रताप जी मेरा नंबर शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लगातार विरोध करती रहती है, पश्चिम बंगाल पूर्वोदय में शामिल सारे इसी देश के हिस्से हैं, और पूरा देश तभी मजबूत होगा जब सारे इससे बराबरी के साथ आगे बढ़ेंगे विकास। वहाँ के किसानों को भारतीय जनता पार्टी इस देश के एक इलाके को, इस देश के कण-कण को अपना समझती है। बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं? कांग्रेस की तरह बांटती नहीं है, कांग्रेस की तरह मेरा तेरा नहीं करती है, कांग्रेस की तरह चिढ़ती नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस ही आंध्र को क्यों दे दिया? अरे आंध्र से उनको क्या राजस्थान की जनता देख रही है। अगर मैं लेकिन के डिबेट करूंगा, हम हिमाचल से हारे, आपकी डिबेट भी अच्छी होगी और 8 करोड़ जनता के पास मैसेज जाएगा। मैं अपने नंबर पे चुप रहा, अब ये चुप नहीं हो रहे, ये आपका भी फेलियर है। आप मर्यादिक डिबेट नहीं कर पा रहे, आप नहीं करवा पा रहे, बिल्कुल बेरुखों आप बोले जनता के सामने उनका सवालों का जवाब दो, विपक्ष को भी खाने का ना सर। प्रताप जी, एक मिनट थोड़ा शांत होइए। प्रताप जी, इस बजट को हम और समझना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के लोगों की उम्मीदें जरूर पूरी होगी जिस तरह से आपने बताया है। लेकिन सारस्वत जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं सबसे पहले यही बात बताना चाहता हूं कि जब उतना पैसा उनको मिल सकता है, और राजस्थान में जैसे अल्नीनो का अभी बताया है कि और हमारी मैक्सिमम आबादी कृषि पर निर्भर है और 1.4% इस समय ग्रोथ रेट है, तो आपने उस हमारे राजस्थान के किसान जो कि आपको पता रेगिस्तान में भी उगा रहा है इतनी मेहनत से, अगर आप उसको मदद करते, देखिए वही बात बीच बीच में मैं बता रहा हूँ, दलन तिलन बता रहा हूँ, आप चुप तो होइए। आप ये गलत बात, हेमंत जी इतना सीनियर आदमी जनता को गुमराह कर रहा है आपके चैनल पे आके। व्यक्तिगत नहीं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, लेकिन किसी को व्यक्तिगत बिल्कुल अलाउ नहीं करें। मैं अपना पक्ष कैसे रखूंगा? प्रताप जी, मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, सुनिए ना सर। प्रताप जी, इससे क्या होगा कि बाकी लोगों को जरा समझने में तकलीफ होगी। हमारे साथ बहुत बड़े विश्लेषक हैं जो बहुत तफसील के साथ समझा रहे हैं कि आखिरकार बजट कैसा होना चाहिए, कैसा है। एक मिनट को सवाल तो पूछने दीजिए। प्रताप जी, हाँ बोलिए सारस्वत जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि मैं हेमंत जी ये कहना चाहता हूं, बजट को गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाए, जो कांग्रेस की आदत है, लोगों में भ्रम फैलाकर
और गलत झूठी बयानी करके ये गलत बातें फैलाना चाहते हैं। मेरा कहना है कि आप अपनी बात रखिए, आप विरोध कीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं आप उनको सुनेंगे तो सही। झूठी बात बोलकर तो झूठी बात का यहाँ सीधे सीधे विरोध होगा, झूठी बात नहीं बोलेंगे, झूठी बात नहीं बोलेंगे। वो विपक्ष के नाते सवाल उठाने का है कि आप भी विपक्ष में थे, सवाल इसी तरह से उठाया करते थे नितिन सरस्वती। जब हम जवाब कैसे देंगे, आप जवाब कैसे देंगे, सवाल तो उठाएं पहले। लेकिन प्रताप जी बोले, देखिए मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करना चाहता हूं। अगर राजस्थान की जनता और आपको लगे कि मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं, मेरे को बस 1 मिनट दीजिए। सबसे पहली बात कि दलन तिलन में हम पहले ही 2 नंबर पे थे और हम लगातार दलन तिलन उगा रहे हैं। अगर उसके लिए दिक्कत क्या थी कि हमें उसका प्राइस नहीं मिल रहा किसान को, क्या आपने इसमें डायरेक्ट कोई इंतजाम किया कि उसको कोई प्राइस मिलेगा? कहीं दूर दूर तक नहीं है। जब हम आप बात कर रहे हैं, मैंने आपसे बिल्कुल रोजगार के लिए पूछा, आपने अदर जो स्किल्ड है उनके रोजगार की बात नहीं करी, जबकि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने ये कहा कि अगर उन 4000 लोगों को आप 5000 20,000 लोग जो हर कंपनी में, पहले तो वो डाइजेस्ट कर पाएंगे क्या, और उसके बाद में उनको परमानेंट सेटल करने के लिए आपके क्या प्लान है? आपके पास कोई प्लान नहीं है। उसके बाद में आप बोल रहे हैं हर कंपनी के अंदर, हर देश के अंदर एक कुछ शॉर्ट टर्म प्लान होता है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। आपकी कंपनी में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। आप 11 साल बाद में भी आज लॉन्ग टर्म प्लान के लिए कर रहे हो, यही आपका फेलियर है। यही बता रहा है कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म का, और आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, कभी पुल गिर रहा है, कभी पुल गिर रहा है, कभी पुल गिर रहा है, कभी क्या गिर रहा है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की हकीकत है। और 1 लाख करोड़ देखिए बीच में, देखिए हेमंत जी इनके पास में, अरे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बचाओ योजना, अरे अपनी कुर्सी बचाओ योजना, नीतीश कुमार के गले पड़ो योजना, चंद्रबाबू नायडू के हाथ जोड़ो योजना, और पार्टी तोड़ो योजना, सरकार गिराओ योजना, और 2 कठपुतली मुख्यमंत्री बनाओ योजना। ठीक है, मैं ले लूंगा, इसका जवाब ले लूंगा। हो गया नितिन सारस्वत जी, नितिन सारस्वत जी हो गया, नितिन सारस्वत जी हो गया। रितुल पटवा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक आलोक जी एक टिप्पणी आपसे चाहता हूं कि बार बार एक सवाल उठाया जा रहा है कि जब स्किल डेवलप करने के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स को प्राइवेट कंपनीज के साथ में टाइप करवा करके उनको मजबूत किया जाएगा, लेकिन जो पहले से स्किल्ड है उनको लेकर के भी आपको कुछ चाप दिखाई देती है? आलोक जी एक बार, जो पहले से स्किल्ड है उनके लिए तो पूरे भारत में सारे कुछ खुले हुए हैं दरवाजे, और जो ये नए स्किल इंटर्नशिप करके आएंगे उनके लिए भी पूरे भारत में 9.2% बेरोजगार। 1 मिनट शांत हो जाइए, थोड़ा सा जल्दी से, बिल्कुल संक्षेप उनके 1 मिनट। सारस्वत साहब 1 मिनट सुन लीजिए। सारस्वत जी जब वो ट्रेनिंग लेके आएंगे तो मैं आ जाऊंगा, आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल नॉन स्टॉप। अगर आप बोलते रहेंगे आपस में, सुन लीजिए ना सर जी। जब वो ट्रेनिंग लेके आएंगे तो एक नया एक्सपीरियंस उनके पीछे खड़ा होगा। तो ऐसे लोगों की जरूरत है। आए दिन अब आयात बढ़ रहा है, हर तरीके के फैक्ट्रियां लग रही हैं। पिछले महीने 15,300 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं नई फैक्ट्रियों के लिए। इन सब में आदमी की जरूरत होगी तो एक्सपीरियंस बच्चे सब खपते रहेंगे इन सब चीजों में। ये एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ इंगित कर रहा है। तो आप ही करेंगे 2047 की झलक इसमें दिखती है? बिल्कुल दिखती है। देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना, यही तो कांग्रेस ने नहीं किया, जिसके कारण ये देश आके इतनी कमजोरी से बैठ गया है कि लॉन्ग टर्म भी लेके चलना है और प्रेजेंट को भी चलना है। हाँ, लेकिन प्रेजेंट को कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। जयप्रकाश जी, लॉन्ग टर्म शब्द का इन्होंने यूज किया है कि इस बजट में लॉन्ग टर्म दूरदृष्टि है। जयप्रकाश जी जल्दी से। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मुझे लगता नहीं ये सरकार आगे तक चल पाएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था मुझे सेवक समझिए, फिर इन्होंने 2019 में कहा मुझे चौकीदार समझिए, फिर उन्होंने अभी 2024 में इन्होंने अभी जीतते कहा कि मुझे भगवान समझिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी सोना चांदी खाएगा क्या? मुझे पूछना चाहता हूँ। प्रताप राउत जी को देख रहा हूँ मैं, वो शांत नहीं हो रहे, सुनने नहीं दे रहे। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, महंगाई के लिए, गरीब के लिए क्या किया। आज एक टमाटर का रेट 140 रुपये आंकड़ा पार हो रहा है, मगर आज ये लड़ाई कर रहे हैं सोना चांदी के लिए। ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ, देश में हो क्या रहा है आप मुझे बताइए। ये कहता है हमने युवाओं को, अरे आपने तो सीधे सीधे जब चुनाव से मैं आने से पहले कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे। जी। तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें, जितना भी बजट वाली बात है। और हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं वो कहती है मैं टमाटर नहीं खाती, कल को ये बोले लहसुन प्याज नहीं खाती। तो दुनिया भर की चीजें ऐसे चलता है। जी, ये जो सवाल उठा रहे हैं अब बजट में, आप इन्हें कैसे देख पा रही हैं? जी
सर मैं तो फिर से बोल रही हूँ कि मैं इसे बैलेंस बजट ही देखूंगी, मैं इसे पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से नहीं देखूंगी। एक छोटी सी टिप्पणी में लेना चाहता हूं, एक छोटी सी टिप्पणी में रितुल पटवा जी आपसे लेना चाहता हूं अंतिम जाते जाते कि आखिरकार हेल्थ सेक्टर को लेकर के सवाल उठ रहा है कि सरकार की 9 जो प्राथमिकताएं, क्या उनमें हेल्थ सेक्टर नहीं है? स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत जितनी थी उसे 73% कम बजट का एलोकेशन है इसमें, ऐसा क्यों है? देखिए, हेल्थ सेक्टर पे कुछ एडिशनल एलोकेशन हो सकता था, बट गवर्नमेंट की आज की जो प्रायोरिटीज थी, उन प्रायोरिटीज में गवर्नमेंट को बैलेंस करना था बिटवीन देयर रेवेन्यू एंड देयर एक्सपेंडिचर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। बजट को लेकर के ये लगातार चर्चाएं तब तक चलेंगी जब और ज्यादा तरीके से इसको पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और चर्चा होनी भी चाहिए। कुल मिलाकर के ये सरकार की एक तरह से परीक्षा होगी कि जो तमाम घोषणाएं होती है उनको धरातल पर कितना जल्दी और किस तरीके से बेहतर तरीके से उतारा जाए ताकि आम जनता